हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट वीर में। मैं हूं राम रघुवंशी और दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी के एमसीक्यू। पॉलिटी से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। 25 बेहतरीन किस्म के एमसीक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं। ना केवल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपको ये बहुत ही कॉन्फिडेंट फील भी करवाएंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा टारगेट वही है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाना, ताकि हम एग्जाम के पास पास बेहतर तरीके से फैक्ट को संभाल सकें। चलिए देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 1। और पहले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस? 2022 का क्वेश्चन है और किस आर्टिकल में इसका वर्णन है? संविधान का कौन सा आर्टिकल इससे रिलेटेड है? आर्टिकल 47, 48, 49 या फिर 50, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों आर्टिकल 49। देखिए आर्टिकल 49 हमारे डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, जिसके अनुसार हमें ये देश के जो महत्व के स्मारक हैं और बाकी जो चीजें हैं, इसके संरक्षण के लिए राज्य के द्वारा सुरक्षा मिलती है। ये राज्य का उत्तरदायित्व है कि जब भी कोई वो पॉलिसी बनाए तो हमेशा इनकी सुरक्षा की वो बात करे या ध्यान रखे। ठीक है, तो ये है इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत का मैग्ना कार्टा कहलाता है? विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? ये 2021 का क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान में टोटल 25 पार्ट्स हैं, 25 भाग हैं, और आपसे यही पूछा जा रहा है कि संविधान का कौन सा ऐसा भाग है जो कि संविधान का मैग्ना कार्टा कहलाता है? भाग 1, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 4A, ये आपसे पूछा जा रहा है और इसका राइट आंसर है दोस्तों भाग 3। देखिए हमारे संविधान का जो भाग 3 है उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इस भाग 3 को मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि इसी भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और बिना मौलिक अधिकार के डेमोक्रेसी के अंदर व्यक्ति की सुरक्षा संभव नहीं है। तो ये व्यक्ति के जो बुनियादी अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, एक तरीके से उनकी गारंटी देता है। इसलिए भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा दोस्तों कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे 1946 में संविधान सभा में ऐतिहासिक किसने पूछा गया है? निम्नलिखित में से किसने 1946 में संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था? हु एमंग द फॉलोइंग मूव द हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन या रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1946? बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल? का राइट आंसर है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ही उद्देश्य प्रस्ताव तय किया था और इस उद्देश्य प्रस्ताव के पारित होने के बाद दोस्तों यही आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। तो आज हमारे संविधान की जो प्रियम्बल है वो इसी से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 13 दिसंबर 1946 को इसे पेश किया था और आगे चल के 22 जनवरी 1947 को दोस्तों ये पास हुआ था। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था, इस वजह से डिले हुआ था इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? ये 2020 का क्वेश्चन है। यूएसए से ली गई है या फिर यूके से ली गई है, कनाडा से ली गई है या आयरलैंड से ली गई है, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम, यूके से ली गई है दोस्तों एकल नागरिकता की अवधारणा। अमेरिका में तो दोस्तों दो दो नागरिकता दी जाती है, एक राज्य की होती है और एक पूरे यूएसए की होती है। तो इसका राइट आंसर आने वाला है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से संबंधित है? देखिए, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ
द इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। और इसका आपको आंसर बताना है आर्टिकल 14, 15, 16 या 17, मतलब विधि के समक्ष समानता किस आर्टिकल में है। और इसका राइट आंसर है दोस्तों आर्टिकल नंबर 14। ये विधि के समक्ष संरक्षण, विधि के समक्ष समानता और विधि से संबंधित संरक्षण की बात करता है। चलिए, तो ये है इसका राइट आंसर आर्टिकल 14, जो कि मौलिक अधिकार भी है, जानते होंगे आप, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के उपराष्ट्रपति दिलाते हैं, या भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, या लोकसभा अध्यक्ष दिलाते हैं, या भारत के प्रधानमंत्री दिलाते हैं? देखिए, हमेशा भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ है वो उनके लगभग समकक्ष का व्यक्ति ही दिलाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मुख्य न्यायाधीश। और इसका वर्णन दोस्तों आर्टिकल 60 में किया गया है, ठीक है। और अगर किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, सीनियर मोस्ट जो जज होगा, वो शपथ दिला देता है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? हु प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन द केस ऑफ अ डेडलॉक ओवर एन ऑर्डिनरी बिल? भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, या स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष, या फिर संसद का सबसे वरिष्ठ व्यक्ति? देखिए, हमारे संविधान में दोस्तों एक आर्टिकल है, आर्टिकल 108, जो कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन के बारे में यहाँ पर बात करता है। और वो ये कहता है कि जो ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन है ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो संसद का संयुक्त अधिवेशन कर सकते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। तो अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, लेकिन उसे बुलाया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष। जो बातें मैंने आपको बताई वो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, इसे जरूर पढ़ के देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में शामिल किया गया है? इन विच ईयर was the right of education include in the constitution as a fundamental right? 2000 में, 2002 में, 2005 में, 2010 में? चलिए, तो 2000 आपको कब, यानी कि 2000 या 2002 या 5 या फिर 10, कब राइट टू एजुकेशन RTE को दोस्तों अपनाया गया है, ये आपको बताना है। और दोस्तों इसे अपनाया गया है 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो देखिए, 86वें संविधान संशोधन यानी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा RTE को शामिल किया गया है। और इसके लिए एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 21A जोड़ा गया था दोस्तों हमारे संविधान के अंदर, जो ये कहता है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा देना मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 9, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वर द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, या 61वां संविधान संशोधन? किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये सब शब्द जोड़े गए हैं? इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों बी, 42वां संविधान संशोधन। और इसे दोस्तों लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन संविधान संशोधन के रूप में लाया गया था इमरजेंसी के काल में, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। हालांकि जब आगे चल के 44वां संविधान संशोधन हुआ तो इसकी बहुत सारी बातें रिवर्स कर दी गई, पर फिलहाल इसका आंसर है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 10वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है? आर्टिकल 352, 356, 360 या 368? देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ जो संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है तो हमारे यहाँ आपातकाल लगाने की व्यवस्था है।
और हमारे यहाँ आपातकाल दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है नेशनल इमरजेंसी, जिसे कहा जाता है दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल, और ये पूरे देश में लगाया जा सकता है, एक छोटे क्षेत्र से लेकर दोस्तों पूरे देश में लगाया जा सकता है। दूसरा होता है हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल इसे कहते हैं। और तीसरा होता है हमारे यहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं आपसे डायरेक्टली बात करूं तो राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में वर्णित है दोस्तों। आर्टिकल 352 में इसका वर्णन है। राष्ट्रपति शासन का जो वर्णन है दोस्तों वो आर्टिकल 356 में है। और वहीं वित्तीय आपातकाल का वर्णन जो है वो आर्टिकल 360 में है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात की गई है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, और ये दोस्तों आर्टिकल 356 के द्वारा लगाया जाता है। इसमें संबंधित राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजता है और कहता है कि राज्य के अंदर चूंकि व्यवस्था सही नहीं चल रही है, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो उसको आधार बनाते हुए वहां पर आर्टिकल 356 लागू किया जा सकता है और सारी पावर राज्यपाल के पास आ जाती है, मतलब इनडायरेक्टली राष्ट्रपति के पास आ जाती है। तो राइट आंसर आएगा 356। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मतलब कंट्रोलर और एडिटर जनरल की नियुक्ति कितने साल के लिए की जाती है? 5 साल, 6 साल, 4 साल या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत? राइट आंसर है 6 साल के लिए की जाती है। यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है, बट ठीक है, इस बार हमने तो आंसर भी देख लिया। 6 साल के लिए की जाती है। और इसका काम क्या होता है? तो कंट्रोलर और एडिटर जनरल दोस्तों आर्टिकल 148 से लेके 151 तक है। और इसमें कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल का काम होता है सरकार के द्वारा जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं उनके बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ताकि ये तय किया जा सके कि जिस मद के लिए पैसा निकाला गया वो उसी मद में खर्च हुआ है या नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा के आधार पर गठित होने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा है? विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू बी फॉर्म्ड ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा बना? पश्चिम बंगाल या आंध्रा या बॉम्बे या फिर केरल? राइट आंसर इसका आएगा दोस्तों बी, आंध्र प्रदेश। देखिए, हमारे यहाँ ना राज्यों के गठन के लिए अलग अलग कमेटी बनी है, जैसे एस के धर कमेटी बनी थी, जेवीबी कमेटी बनी थी। और इन कमेटी ने दोस्तों हमेशा प्रशासनिक विभाजन की बात की थी। इनका कहना था कि राज्यों का जो गठन है वो प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। लेकिन इसी बीच क्या होता है, आंध्र प्रदेश के एक नेता रहते हैं रमुल्लू, और ये रमल्लू जो नेता हैं ये आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और भूख हड़ताल के दौरान इनकी डेथ हो जाती है। सरकार पे दबाव बनता है और फलस्वरूप सरकार को भाषा के आधार पर एक राज्य बनाना पड़ता है, और आंध्र प्रदेश का जो गठन है ये यहाँ पर हो जाता है। आगे चल के मांग बहुत ज्यादा तूल पकड़ लेती है तो फजल अली कमेटी बनाई जाती है। फजल अली कमेटी कहती है कि भाई होना होना चाहिए भाषा के आधार पर, क्योंकि अब कोई रास्ता है नहीं। और फिर 7वां संविधान संशोधन होता है जिसमें जो है बहुत सारे राज्य बनाए जाते हैं। 6 केंद्र शासित प्रदेश भी बनाए जाते हैं और राज्य भी बनाए जाते हैं। 14 राज्यों का गठन होता है। तो आंध्र प्रदेश इज दी राइट आंसर। और याद रखिएगा आंध्रा का गठन 1953 में हुआ है और ये भाषा के आधार पर पहला राज्य बना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है, या नगर पालिका से संबंधित है? इसका राइट आंसर है दोस्तों दल बदल संबंधी कानून। देखिए, दल बदल संबंधी कानून 1985 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा लाया गया था, और यह विधायक और सांसदों की जो दल बदल नीति है उसे रोकने के लिए लाया गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ इसे कहा जाता है। ये सांसद और विधायकों की मर्यादा को तय करता है। तो 52वां संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों, और उसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें सांसद या विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अगर पार्टी बदली जाती है तो उनकी अयोग्यता सिद्ध कैसे की जाएगी इसके बारे में बात की गई। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? अंडर विच द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन फाइनेंशियल इमरजेंसी बी डिक्लेयर? 352, 356, 360 या 365? राइट आंसर है 360। ठीक है, याद रखिएगा। एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल
यानी कि नेशनल इमरजेंसी भारत में आर्टिकल 352 के तहत लगती है। और जो राष्ट्रपति शासन है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन को लेकर दो आर्टिकल यहाँ पर लिखे गए हैं, एक तो है 356 और 365। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो संवैधानिक तंत्र की विफलता पर आर्टिकल 356 का उपयोग किया जाता है। और अगर राज्य सरकार केंद्र की बात ना माने, केंद्र और राज्य का कोई विवाद हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति हैं वो 365 के द्वारा राज्यपाल को राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति दे सकते हैं। तो इन दोनों का रिलेशन आपस में होता है। इसका वैसे राइट आंसर 360 आएगा। चलिए, 360 इज द राइट आंसर। अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल दोस्तों नहीं लगाया गया, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा सदस्य बनने के लिए भारतीय संविधान के द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? What is the minimum age limit prescribed by the Constitution of India to become a member of लोक सभा? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष? इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों 25 वर्ष। देखिए, हमारे यहाँ 18 वर्ष जो है दोस्तों, ये मतदान बनने की या मतदाता होने की आयु है। 21 वर्ष पंचायती राज का चुनाव लड़ने, पंचायत के चुनाव या जो स्थानीय चुनाव होते हैं उसका चुनाव लड़ने की क्राइटेरिया है। 25 वर्ष दोस्तों लोकसभा के लिए क्राइटेरिया तय किया गया है, और 30 वर्ष जो है वो राज्यसभा का क्राइटेरिया तय किया गया है। फिलहाल हमसे लोकसभा के बारे में पूछी जा रही है। राइट आंसर 25 आएगा, ये न्यूनतम आयु है। तो राइट आंसर है 25 वर्ष, और इसका वर्णन आर्टिकल 84B में है भाई। कहां पर है? 84B में, याद रखिएगा। चलिए, जबकि राज्यसभा के लिए क्राइटेरिया कितना है? 30 वर्ष है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है? आर्टिकल 19, 21 या फिर 32? तीन ही ऑप्शन है इसमें। और विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज टू इट्स सिटीजन? और दोस्तों इसका राइट आंसर है आर्टिकल 32। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और मौलिक अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करके करता है भाई। ठीक है, तो इसे दोस्तों अंबेडकर साहब ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। तो अंबेडकर जी ने इसे क्या कहा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल कहा है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आने वाला है? आर्टिकल 32 आने वाला है। चलिए, तो राइट आंसर आर्टिकल 32। क्वेश्चन नंबर 17, संसद के किसी सदस्य की सामान्य अयोग्यता के प्रश्न में, यानी कि दलबदल के मामले को छोड़कर अंतिम निर्णय कौन लेता है? Who take the final decision to the question of disqualification of the member of parliament, excluding defection cases? संवैधानिक सदन का पीठासीन अधिकारी, यानी कि प्रिसीडिंग ऑफिसर ऑफ द रिस्पेक्टिव हाउसेस, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, या फिर नीति आयोग निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति, या फिर संसदीय कार्य मंत्री? ये आपको बताना है। और बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा निर्वाचन आयोग की सलाह पर, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति तय करते हैं। डिफेक्शन लॉ में जो अंतिम निर्णय होता है वो लोकसभा अध्यक्ष लेता है, याद रखिएगा। ठीक है, और आम केसेस में अयोग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति करता है, किसके आधार पर? निर्वाचन आयोग के कहने पर। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी वर द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बलवंत राय मेहता कमेटी, या स्वर्ण सिंह कमेटी, या सरकारिया आयोग, या फिर वर्मा कमेटी? ये आपको बताना है भाई। और इसका राइट आंसर आएगा स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। जब 42वां संविधान संशोधन होने वाला था, तब इंदिरा गांधी सरकार के समय दोस्तों कमेटी बनाई गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, जिन्होंने मूल कर्तव्य जोड़ने की बात की थी। आगे चल के आर्टिकल 51A में इसे जोड़ा गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु कितनी है? व्हाट इज द मैक्सिमम रिटायरमेंट एज
लिमिट फॉर द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जज कितनी उम्र में रिटायर होते हैं? 60, 62, 65 या फिर 70? राइट आंसर है 65 वर्ष। इनकी जो एज लिमिट है रिटायरमेंट की वो कितनी है? 65 है। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। जबकि हाई कोर्ट की कितनी है? 62 है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर दोस्तों 65 है। और ये बात कहां पर की गई है? आर्टिकल 124 में की गई है। 124 के 2 में ये बात की गई है। जबकि हाई कोर्ट की अधिकतम उम्र 62 है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए फिलहाल आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? इसे एक गांधीवादी सिद्धांत माना जाता है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट टू द स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत या ग्राम पंचायत इज कंसीडर अ गांधीयन प्रिंसिपल? आर्टिकल 36, 39, 40 या फिर 44? राइट आंसर है आर्टिकल 40। दोस्तों आर्टिकल 40 जो है वो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, नीति निर्देशक तत्व है, जो ये कहते हैं कि राज्य को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि वहां पर गांव में एक पंचायत हो जो गांव के मामलों को निपटा सके और सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सके। राइट आंसर है आर्टिकल 40। ठीक है, अब तो हमारे यहाँ पंचायती राज संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 21। सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाने वाली किस रिट का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते होता है? विच रिट इशू बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लिटरली मीन वी कमांड? बंदी प्रत्यक्षीकरण या परमादेश या उत्प्रेषण या अधिकार प्रक्षा? और इसका राइट आंसर आने वाला है दोस्तों आपका क्या? परमादेश। लिखा ही हो उसमें में जो मैंडमस होता है उसका मतलब होता है परमादेश, मतलब कोर्ट के द्वारा दिया गया आदेश। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों बी। बी इज द राइट आंसर। एक बार इसे देख लीजिए और उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। हम आगे की चर्चा करने वाले हैं। देखिए 25 क्वेश्चन हमें करना है, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन नंबर 22। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? Who was elected as the temporary or interim president of Constitutional Assembly in its first meeting on 9 December 1946? राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, एच.सी. मुखर्जी या फिर बी.एन. राव? राइट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष थे। आगे चल के राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा। और ये जो व्यवस्था अपनाई गई थी सच्चिदानंद जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाने की, फ्रांसीसी प्रथा के आधार पर बनाई गई थी, जिसमें सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जाता है। कब तक? जब तक कि कोई एक नया अध्यक्ष चुना नहीं जाता है। जब चुन लिया जाता है तो उसे हटा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। 1983 में केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी आयोग बनाया गया था। ये किस सरकारी आयोग बनाया गया था? ये किस क्षेत्र के लिए? इसे सुधार लीजिएगा। सरकारी आयोग बनाया गया था, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सरकारिया कमीशन सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1983 was released to the review of which of the following subject? बैंकिंग के लिए या केंद्र राज्य संबंधों के लिए या चुनाव के लिए या कर संरचना के लिए? ये आपको बताना है। राइट आंसर है केंद्र और राज्य के बीच में संबंध। तो दोस्तों केंद्र राज्य संबंध के लिए सरकारिया आयोग जो है वो बनाया गया था, याद रखिएगा। तो इसके अध्यक्ष थे, जज थे ये सरकारिया जी, एस.आर. सरकारिया जी। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज की इस क्लास का, क्वेश्चन नंबर 24 की मैं बात कर रहा हूं आपसे। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट लाइक राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 2, 10, 12 या 15? राइट आंसर है 12 सदस्य। और ये हमने कहां से लिया है दोस्तों? ये तत्व हमने आयरलैंड से लिया है, जिसके मुताबिक राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं, जिसका वर्णन आर्टिकल 80 में है। और ये 4 क्षेत्र से होते हैं लोग। साहित्य से कुछ लोगों को चुना जाता है, विज्ञान से चुना जाता है, इसके अलावा कला और समाज सेवा से चुना जाता है। कला और समाज सेवा। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन दोस्तों। भारतीय एवोल्यूशन अधिनियम के तहत किस अनुच्छेद के द्वारा भारत के महान्यायवादी के पद और नियुक्ति का प्रावधान है?
विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द ऑफिस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल जो है ना वो भारत सरकार का वकील होता है। ये भारत सरकार से संबंधित मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाता है। तो आर्टिकल 72, 76, 148 या 1110। राइट आंसर है दोस्तों 76। हमारे संविधान का आर्टिकल 76 कहता है कि राष्ट्रपति भारत में महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं, जो देश का चीफ लीगल एडवाइजर होता है और सरकार के कानूनी मामलों पर जो है वो न केवल कोर्ट में पेश होता है बल्कि सरकार की पैरवी भी करता है और भारत सरकार को सलाह भी देता है। तो ये है दोस्तों आज के 25 क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है मजा आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ये क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड किए हैं और हमारे उन साथियों के लिए जो सेकंड इनिंग्स की शुरुआत करना चाह रहे हैं, इन क्वेश्चंस को कवर कीजिए। इसी प्रकार के क्वेश्चन पर अपनी अप्रोच बनाइए। फिलहाल आज के इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं और हम मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। फिलहाल बस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।